नमस्कार। टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और टोटल हेल्थ में हम आपके संपूर्ण स्वास्थ्य की बात करते हैं। और इस वक्त जो सबसे बड़ी परेशानी, सबसे बड़ी दिक्कत या ये कहें कि सबसे बड़ी व्याधि या रोग जो हम सबको जिसने घेर रखा है और जिससे सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है वो है कोविड-19। और इससे लड़ने के लिए तमाम उपाय किए जा रहे हैं। वैक्सीनेशन ड्राइव को बड़ा किया जा रहा है, लेकिन ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है वो भी हमारे सर चढ़कर बोल रहा है, क्योंकि इसका प्रसार लगातार जंगल में आग की तरह इसका विस्तार हो रहा है और ये जंगल में आग की तरह फैल रहा है। स्थिति ये है कि विश्वव्यापी आंकड़ों की अगर बात करें तो WHO ने बताया है कि जो पिछले हफ्ते यानी कि जो 27 दिसंबर से लेकर के 2 तारीख तक, 2 जनवरी तक के जो आंकड़े हैं उसमें 71% का उछाल आया है ये ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से। तो आप समझ सकते हैं कि इसका प्रसार कितनी तेजी से है और ऐसे में ये बेहद ज़रूरी हो जाता है कि हम इसको जाने समझें और ये निश्चित तौर पर इस बात पर दृढ़ रहें कि इसको हमें इसका प्रसार नहीं बढ़ने देना है। और अगर किसी को ओमिक्रॉन वेरिएंट से कोई इसमें संक्रमित हो जाता है और अगर किसी को कोरोना पॉजिटिव हो जाता है तो वो किस तरह के उपाय अपनाएं और किस तरह से इस लड़ाई को हराया जा सकता है। वैक्सीनेशन ड्राइव में हम एक नागरिक के तौर पर किस तरह से अपना कर्तव्य निभा सकते हैं, क्या सावधानियां हैं, क्या बचाव है ओमिक्रॉन वेरिएंट से, इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। प्रोफेसर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जो कि डायरेक्टर हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नई दिल्ली से, स्वागत है सर आपका। डॉक्टर नरेश त्रिहान जो कि मेंबर कोविड-19 टास्क फोर्स हैं और जो मेदांता द मेडिसिटी के चेयरमैन हैं वो भी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। और डॉक्टर अनुराग अग्रवाल जो कि डायरेक्टर हैं CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी। डॉक्टर साहब बहुत स्वागत है आपका भी। तो निश्चित तौर पर एक कठिन डगर है और उसके पार हमको जाना है, तो ये समझने की ज़रूरत है। सीधे इसके डिस्कशन की स्टार्ट करते हैं। हमारे साथ में डॉक्टर रणदीप गुलेरिया बने हुए हैं और साथ ही साथ डॉक्टर अनुराग अग्रवाल भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर गुलेरिया, सबसे पहले तो इसकी जो भयावहता है वो समझना चाहेंगे। एक तरफ कहा जा रहा है कि ये हल्का वेरिएंट है, वो ओमिक्रॉन की बात कर रहे हैं, हल्का वेरिएंट है और इससे घबराने की ज़रूरत नहीं। वही दूसरी तरफ WHO कह रहा है कि भाई आप निश्चित तौर पर स्थिति को ऐसे हल्के में ना लें, ये इतना भी हल्का नहीं कि आपको नुकसान ना पहुंचाए। वस्तुस्थिति क्या है जब हम कहते हैं कि जो पॉजिटिविटी रेट है डेली वो 10% के आसपास है और लगातार इतनी तेज़ी से प्रसार हो रहा है, हमारे देश में भी बहुत तेज़ी से प्रसार हो रहा है, स्थिति को कैसे समझना चाहिए, क्या किया जाना चाहिए? नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे हम देख रहे हैं और हम पूरी दुनिया की बात करें या अपने देश की बात करें, केसेस लगातार बढ़े जा रहे हैं और ये नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के कारण है। तो इस नए वेरिएंट को समझना चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये जो नया वेरिएंट है ये बहुत जल्दी फैलता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, जो हम ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड करते हैं। इस वेरिएंट में डेल्टा से भी कहीं ज़्यादा क्षमता है फैलने की। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो वेरिएंट है ये हमारे नाक और गले में ही ज़्यादातर रहता है, फेफड़े के अंदर नहीं जाता। तो जो हम डेल्टा वेरिएंट में देख रहे थे कि ज़्यादातर लोगों में जो इन्फेक्शन हो रहा था वो नाक और गले से फिर फेफड़ों में जा रहा था, ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही थी या वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ रही थी, इस टाइप की ज़रूरत नहीं देखी जा रही, क्योंकि ये जो नए वेरिएंट में म्यूटेशंस आए हैं उस म्यूटेशंस के कारण ये ज़्यादातर नाक और गले में रहता है। क्योंकि नाक और गले में ज़्यादातर रहता है तो ज़्यादा फैलता भी है और लेस सीवियर डिजीज भी करता है। लेकिन साथ साथ ये भी है कि ये जो है इसमें कुछ हद तक इम्यून एस्केप मैकेनिज्म भी है कि जिन लोगों को पहले इन्फेक्शन हो चुका है या जिन लोगों को वैक्सीन लग चुकी है उन लोगों को भी थोड़ा बहुत इन्फेक्शन हो सकता है। वैक्सीन आपको ये प्रोटेक्ट करेगी कि आपको सीवियर इन्फेक्शन नहीं होगा, लेकिन थोड़ा बहुत इन्फेक्शन हो सकता है जिससे आप भी ये बीमारी आगे फैला सकते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि हमारे केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे और जब हमारे केसेस बढ़ेंगे तो उसके हिसाब से अगर हम ये कहें कि माइल्ड बीमारी है तो भी कुछ हद तक सीवियर इलनेस भी बढ़ेगा, हॉस्पिटलाइजेशन भी कुछ बढ़ेंगे। अगर हम ये कहें कि पहले हमारे यहाँ 4 लाख केस रोज के आते थे, अगर वो 3 गुना हो जाए, तो अगर हम कहें कि हमारे जो केसेस हैं हॉस्पिटलाइजेशन वो 1/3 हो जाएगी तो हम वहीं पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि केसेस ही इतने बढ़ गए। इसलिए इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। लेकिन ये बात सही है कि अगर हम देखें हॉस्पिटलाइजेशन में अभी तक इतने केसेस हमारे हुए हैं, हॉस्पिटल ऐसा नहीं है कि हॉस्पिटल में बेड की कमी हो रही है, ऑक्सीजन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ज़्यादातर ये माइल्ड है। उन लोगों में जिनमें कोमॉर्बिडिटीज़ है या जो बुज़ुर्ग हैं उन लोगों में ये थोड़ा सा ज़्यादा बॉडी एक्स, फीवर और ये चीज़ें ज़्यादा कर सकते हैं, उनको ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। साथ में मैं यही कहूँगा कि हमें ये भी समझना चाहिए
कि ये जो वायरस है ये कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर से भी रुक जाएगा, चाहे कोई भी वेरिएंट हो। अगर हम अपना मास्क ठीक से लगा के रखें, हाथ धोएं, 2 गज की दूरी रखें, तो चाहे ओमिक्रॉन हो चाहे डेल्टा हो, उसको हम आने नहीं देंगे। और अभी जिस तरह से ये वायरस फैल रहा है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और भी बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है। और हमें ये समझना चाहिए कि जब हम बाहर जाते हैं तो हमारे आसपास सब लोग पॉजिटिव हैं, और इसलिए हमें अपनी तरफ से पूरी ध्यान रखना चाहिए, बिल्कुल ढील नहीं देनी चाहिए। अगर हम ये करेंगे तो हम अपने केसेस भी कम कर सकते हैं और अपने आप को बचा सकते हैं। जी, निश्चित तौर पर ढील देने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर अनुराग अग्रवाल, जब ये कहा जा रहा है कि बहुत तेज़ी से फैल रहा है और डेल्टा वेरिएंट के तुलना में कई जगहों पर ऐसा लिखा गया है, ऐसा कहा जा रहा है कि ये 3 गुना तेज़ी से फैल रहा है, इसका इतनी तेज़ी से फैलने का आखिर कारण क्या है? इस वायरस का स्वरूप क्या है? और कहा जा रहा है कि ये जो वायरस है ये स्पाइक प्रोटीन है, इसमें इसके क्या मायने, कैसे इसको समझना चाहिए? जरूर, ये बहुत अच्छा सवाल है। अगर हम देखते हैं कि एक वायरस कितनी तेजी से फैल पाता है तो उसके 2 अंश होते हैं। पहला अंश कि क्या वो अगर 100 लोग हों जिनको कभी कोई इम्यूनिटी ना हो और आप वायरस को बीच में छोड़ दें तो कितने लोगों को हो जाएगा, एक आदमी से कितने लोग इन्फेक्ट हो जाएंगे। और दूसरा, अगर इम्यूनिटी हो तो उन लोगों में से कितनों को इन्फेक्ट कर सकता है। डेल्टा वेव का अंत इसलिए हुआ था क्योंकि भारत में 60-70% लोग इन्फेक्ट हो चुके थे, दिल्ली जैसे शहरों में 90% इन्फेक्ट हो चुके थे, वैक्सीनें लग चुकी थी, इम्यूनिटी बढ़ चुकी थी। लेकिन इसमें जो स्पाइक प्रोटीन है, उस स्पाइक प्रोटीन से ये वायरस सेल के अंदर घुसता है और उस स्पाइक प्रोटीन में लगभग 30 के आसपास म्यूटेशन आ गए थे। जहां जहां एंटीबॉडी बाइंड करती है उन एरियाज में म्यूटेशन आ गए थे कि एंटीबॉडी बाइंड नहीं कर पाती, 50 गुना कम बाइंडिंग हो गई थी। इसका मतलब कि जिन लोगों को इम्यूनिटी हो गई थी, जिसकी वजह से डेल्टा वेव रुक गई थी, वो ओमिक्रॉन के आगे नहीं रोक पा रही थी। लेकिन इम्यूनिटी सिर्फ एंटीबॉडी की नहीं होती, सेल की भी होती है। वो खतरनाक बीमारी को फैलने से रोकती है। उस तरह की इम्यूनिटी अभी भी लगभग बरकरार है। तो वैक्सीन हो, पुराना इन्फेक्शन हो, सिवियर डिजीज कम होता है। जैसा कि डॉक्टर गुलेरिया ने कहा था, ये नाक गले में ज्यादा रहता है, फेफड़ों में कम कम जाता है। और क्योंकि इम्यूनिटी है तो इसलिए पुराने वेरिएंट रुके हुए थे, लेकिन क्योंकि ये उन एंटीबॉडी से बच के निकल जाता है इसलिए बहुत तेजी से फैल रहा है। तो लोगों का एस्टिमेट है कि 1.5 गुना इसकी सच में ज्यादा ट्रांसमिसिबिलिटी है, 3 गुने के आसपास इसकी इम्यून एस्केप जो हम बोलते हैं, एंटीबॉडी से बचने की क्षमता डेल्टा से ज्यादा है। दोनों को मिला देते हैं तो लगभग ये 3 गुना तेजी से एक सिटी में फैल सकता है। जी, स्पाइक प्रोटीन से क्या समझना चाहिए, कैसे इसको समझे, कैसे इसका स्वरूप अलग है? एक वायरस अपने आप में जिंदा नहीं होता। वायरस जब एक सेल के अंदर पहुंचता है तो ये अपनी कॉपीज बना पाता है, और उस घुसने के लिए स्पाइक प्रोटीन नाम का इसका एक प्रोटीन है जो हमारे रिसेप्टर्स होते हैं सेल पे, उनसे मिलता है और अंदर घुसता है। और भी तरीके हैं घुसने के। तो ये स्पाइक प्रोटीन जो है, अगर ये एंटीबॉडी से बंद हो जाए या बाइंडिंग ना हो पाए तो वायरस घुस नहीं पाता, और इन्हीं को न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज बोलते हैं। तो ये स्पाइक प्रोटीन बदल गया है इस वायरस का, उसकी वजह से ये दोबारा से घुस पाने में सक्षम है जिन लोगों में एंटीबॉडीज ऑलरेडी थे। जी बिल्कुल। और हमारे साथ में यहाँ एक और ख़ास मेहमान डॉक्टर नरेश त्रिहान जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। डॉक्टर साहब जो मेंबर हैं कोविड-19 नेशनल टास्क फोर्स के, और साथ ही साथ चेयरमैन हैं मेदांता द मेडिसिटी के। डॉक्टर साहब, चर्चा ये हो रही है कि किस तरह से ये जो संक्रमण है इस पर काबू पाया जाए। तो आपसे भी यही सवाल कि कैसे संक्रमण रुकेगा? क्या जो हमारी जो अभी तक रणनीति रही है टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की, वो कितनी कारगर रही है, और किस तरह से इसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है? आम लोगों का क्या इसमें दायित्व है? कैसे इसकी रोकथाम की जाए? तो ये जो नया वेरिएंट आया है, इसको ओमिक्रॉन, ये तो शुरू से ही पता लग गया कि इसके फैलने की या इन्फेक्टिविटी की जो एबिलिटी है वो पिछले वायरसेस से कई गुना ज्यादा है। जैसे अल्फा की था कि 1 को होगा तो शायद 2-3 को होगा, डेल्टा का था कि अगर जो 1 को होगा तो 5-6 को होगा, इसका है कि अगर जो 1 को होगा तो 12, 18, 20 तक भी जा सकता है। तो इसलिए ये जानते हुए हमें ये भी पता है 2 बातें कि ये आएगा। ये तो हम कभी भी नहीं सोच सकते कि या मौसम फर्क है या हमारी इम्यूनिटी अलग है या कुछ है, जो हमने पहले भी सोचा था पहली 2 वेव में।
वो उन बातों का कोई असर नहीं है इस वायरस के ऊपर। ये फैलता है जैसे ही यहाँ ये फैला अफ्रीका में, अफ्रीका से पहुंचा यूरोप, अमेरिका में, अमेरिका से ट्रैवलर्स आए इंडिया में, यूरोप से आए इंडिया में। वो जो आप देख रहे हैं कि प्लेन भरे हुए आ रहे हैं जिनको ओमिक्रॉन है, तो ये तो यकीनन होना ही था अनलेस इंडिया को टोटली लॉकडाउन कर दिया जाता, पर वो भी संभव नहीं है। ये हमें अब ये पहचानना है कि ये रियलिटी होते हुए अब हिंदुस्तान क्या कर सकता है, और इसके 3 पहलू जी। सबसे पहला कि जो रेगुलेशंस हैं, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, जो वैक्सीन की उपलब्धि है, जो ये अभी भी जो बंद किए जा रहे हैं जैसे बार्स वगैरह, रेस्टोरेंट्स वगैरह, ये सब, और वीकेंड लॉकडाउन भी किया गया है अभी, ये टाइम टू टाइम जो गवर्नमेंट की डिसीजंस होंगी इसको कंट्रोल करने के लिए, उसके साथ साथ जो है टेस्ट, ट्रेस एंड ट्रीट, वो भी साथ साथ ही चलता जाएगा। पर इसमें इतना है कि ये इतनी तेजी से फैल रहा है कि इसमें कितनी कामयाबी होगी ये एक क्वेश्चन मार्क है जी। पर ये बिल्कुल करना है तेजी से। दूसरा ये है कि आप इसमें समझ गए कि पब्लिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, क्योंकि उसको रोकने के लिए तो यही तरीका है कि वो एक वायरस दूसरे को लग ही ना सके, और ना लगने के लिए तो एक ही सिंपल तरीका है जो बताया गया है, बार बार कह रहे हैं हम, कि अपने आप को मास्किंग करिए, आपको डिस्टेंस रखिए। कोई जरूरत नहीं है आने वाले 6 हफ्ते में ऐसी बात अपना रिस्क लेने का, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। और लोग को ये गलतफहमी हो गई थी कि होगा तो आप इतने भी, हम हॉस्पिटल में देख रहे हैं कि कितने लोगों को बहुत सीवियर भी हो रहा है जी। और इसीलिए ये वार्निंग है आप लोगों को कि एक तो अपने को न लगने दे, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करें, अपनी कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करें। तीसरी बात जो है वो वैक्सीन पे आ जाती है फिर से। जिन लोगों को वैक्सीन लगी है, जिनको बूस्टर लगे हैं और लगने वाले हैं अभी, उनके लिए प्रोटेक्शन बढ़ जाता है। तो जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई वो बहुत इररिस्पॉन्सिबल हैं कि क्योंकि उनको लगेगा तो और लोगों को देंगे। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हम तीनों चीजों पे अमल करें। एक तो जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है उसके ऊपर ध्यान देकर उसको फॉलो करें। हम अपनी पर्सनली पार्टिसिपेट करें नेशनल सर्विस में कि हम अपने आप को नहीं लगने देंगे, हम मास्क पहनेंगे, हम डिस्टेंस रखेंगे, हम भीड़ वाली जगह नहीं जाएंगे, हाथ धोएंगे। ये सब बातें तो हम दिन रात हो रही हैं। इतने 2 एमिनेंट मेरे फेलो पैनलिस्ट हैं जिन्होंने बार बार यही बात कही है, सबने यही कही है। तो अब ये पब्लिक की टर्न आई है, गवर्नमेंट ने जो कर सकती है वो कर रही है। और चौथी बात ये है कि अगर ये जैसे देख रहे हैं डॉक्टरों में फैल रहा है, अगर जो ये डाउन हो गए, हेल्थ वर्कर डाउन हो गए, तो काफी पब्लिक की सेवा कौन करेगा, पब्लिक को बचाएगा कौन? डॉक्टर ही नहीं होंगे तो वो हेल्थ केयर वर्कर्स ही नहीं होंगे। तो इसीलिए बहुत ये मेरे दिमाग में तो ये स्टेट ऑफ इमरजेंसी मेंटली है। हर एक शख्स को ये समझना चाहिए कि इमरजेंसी आ गई है, हमें पार्टिसिपेट करना है। लॉकडाउन तो संभव नहीं है, पर हमें अपना पर्सनल लॉकडाउन करना है। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें और इससे बहुत फायदा होगा। इसकी रोकथाम में बहुत सारी मदद मिलेगी कंट्री को बचने के लिए। जी डॉक्टर गुलेरिया, ढेर सारे सवाल भी हमारे पास आ रहे हैं। कुछ लोग ये जानना चाह रहे हैं कि कहा जा रहा है कि इसमें लक्षण डिफरेंट है, अलग तरह से है। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख ना लगना, क्या ये भी एक लक्षण हो सकता है? और कह रहे हैं कि सांस लेने में तकलीफ इस वेरिएंट में नहीं है, तो इसकी क्या वजह है? साथ ही साथ कुछ लोग जानना चाह रहे हैं, आशीष लिख रहे हैं कि क्या इसमें वायरल लोड कम है और ठीक होने का समय इसमें कम अगर लगता है, तो क्या जो क्वारंटीन होने का, जो आइसोलेट होने का जो समय है, क्या उसको भी कम कर देना चाहिए? तो पहली बात तो ये कि जैसे पहला सवाल था कि ऐसा नहीं है कि फेफड़े में नहीं जा रहा, लेकिन बहुत कम जा रहा है। ज्यादातर ये जो इन्फेक्शन है डेल्टा के मुकाबले में ओमिक्रॉन जो है हमारे नाक और गले में ही रहता है, और इसीलिए हम देख रहे हैं कि इतने ज्यादा पेशेंट्स नहीं आ रहे जिनको ऑक्सीजन की कमी हो रही हो या जो हम कहते हैं वायरल निमोनिया हो रहा हो। दूसरी चीज ये कि लक्षण इसके ज्यादातर वही हैं, बुखार है, जुकाम, नजला। जो ज्यादा देखा जा रहा है हेडेक, शरीर में दर्दें, बॉडी एक्स और बुखार, साथ में जुकाम, नजला जो है ये ज्यादा लोगों में पाया जा रहा है। ऑक्सीजन की कमी या छाती में टाइटनेस, वो या जैसे किसी ने पूछा है कि भूख कम लगना, ये वो लक्षण है, लेकिन इतने कॉमन नहीं है।
तीसरी बात ये कि वायरल लोड जो है इस वायरस में भी उतना ही है जितना और में भी है, इसलिए ऐसा नहीं है कि इसमें वायरल लोड कम है। अगर हम टेस्ट कराते हैं तो डे ऑफ इलनेस पे डिपेंड करता है कि कितना वायरल लोड है। अगर जब शुरू वाले दिनों में वायरल लोड ज्यादा होता है, फिर आस्ता आस्ता वो कम हो सकता है, लेकिन वायरल लोड उतना ही रहता है। और रही बात अपनी आइसोलेशन की, तो हम जैसे पहले कह रहे थे कि अगर आपको कोई लक्षण नहीं है तो आप, और अगर आप 3 दिन से आपको बुखार नहीं है तो 7 दिन का आइसोलेशन बिल्कुल ठीक है। अगर आपको 7 दिन हो गए टेस्ट किए हुए या आपको आपके सिम्टम्स को, और पिछले 3 दिन से लगातार आपको बुखार नहीं है, कोई ज़्यादा लक्षण नहीं है, सूखी खांसी हो सकती है, तो आप आइसोलेशन से बाहर आ सकते हैं, आप इन्फेक्टिव नहीं हैं और आपको फिर औरों को इन्फेक्शन देने के चांसेस नहीं है। लेकिन अगर आपको बुखार परसिस्ट करता है, लक्षण कुछ रहते हैं, तो आपको 10 दिन तक तो कम से कम आइसोलेट करना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, ये देखने में आता है कि कई बार लोगों को बिल्कुल सिम्टम्स नहीं होते हैं, लेकिन अगर रैंडम वो अपना टेस्ट करवाते हैं तो ये दिखता है कि वो पॉजिटिव हैं। तो ऐसा, इसकी वजह क्या है, क्या इसको किस तरह से समझना चाहिए? दूसरी एक सवाल ये भी आया है कि जो जिनका सिम्टम्स हल्का है लेकिन उनकी एज ज़्यादा है और कोमॉर्बिड कंडीशन से वो ग्रस्त है, तो क्या उनको डॉक्टर के पास जाना चाहिए हल्के सिम्टम्स के बावजूद? तो पहला जो सवाल है उसमें मैं यही कहूंगा कि जो आप कई ऐसे, और ये हमने इस वायरस का एक स्पेसिफिक मैकेनिज्म है कि ये बॉडी को थोड़ा सा हम कहें कि फूल कर सकता है कि वो कई लोगों में इन्फेक्शन होता है, गले में वायरस फैलता है, लेकिन क्योंकि वायरस की एक ऐसी क्षमता है, लोगों को पता नहीं चलता कि उनको वो एक्चुअली इन्फेक्शन है, वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। और ये काफ़ी लोगों में देखा गया है कि उनको पता ही नहीं कि उनको कोविड है और वो टेस्ट कराते हैं कहीं जाने के लिए या किसी और कारणवश, तो वो पॉजिटिव निकल आते हैं। और ये हमने पहले से भी देख रहे हैं, और इसलिए मैं, जैसे मैंने शुरू में कहा कि जिस तरह से ये ओमिक्रॉन फैल रहा है, हमें बाहर ये सोचना चाहिए जब हम जाते हैं कि हमारे आसपास जो भी हमें मिल रहा है वो पॉजिटिव हो सकता है। और इसलिए मास्क बिल्कुल नीचे नहीं करना, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर में बिल्कुल ढील नहीं देनी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो बीमारी फैला रहे हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि उनको ओमिक्रॉन इन्फेक्शन है और वो इन्फेक्टिव हैं। और उसके साथ साथ कई लोग ऐसे हैं जिनको थोड़ा सा जुकाम नज़ला है, वो सोचते हैं ये तो मामूली मौसम के कारण है और कोविड नहीं है, और इसलिए वो भी अपना टेस्ट नहीं कराते और बीमारी की जो है वो फैलाते रहते हैं। तो इसलिए ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरा जो सवाल था बुजुर्गों में, मैं यही कहूँगा कि जिन लोगों को कोमॉर्बिडिटीज़ है और जो लोग जिनकी उम्र ज़्यादा है, अगर उनको माइल्ड इन्फेक्शन भी हो तो डॉक्टर से संपर्क करना बहुत जरूरी है, डॉक्टर से टच में जरूर रहें, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि उन लोगों में कई दफा जो उनकी कोमॉर्बिडिटीज हैं वो ज्यादा बिगड़ जाती हैं। किसी को डायबिटीज है, लक्षण कोविड के तो कम है लेकिन शुगर एकदम बढ़ गई, किसी को ब्रोंकाइटिस है, सांस की तकलीफ है, पहले से फेफड़े कमजोर हैं, कोविड इतना नहीं था लेकिन सांस की तकलीफ ज्यादा बढ़ गई, खांसी बलगम ज्यादा होने लगा, इन्फेक्शन इनहेलर की या नेबुलाइजर की जरूरत ज्यादा पड़ गई। तो इसलिए उन लोगों को डॉक्टर के साथ संपर्क करना जरूरी है, अपने डॉक्टर से टच में रहें, क्योंकि वो थोड़े से मॉडरेट रिस्क में आ जाते हैं। और अपनी मॉनिटरिंग घर पे जरूर करें, क्योंकि ये माइल्ड इलनेस से ज्यादातर लोग जो है होम आइसोलेशन कर सकते हैं, होम घर पे ही अपने आप को मॉनिटर कर सकते हैं, लेकिन अपने डॉक्टर्स के संपर्क के साथ जरूर रहें, स्पेशली जिनकी उम्र ज्यादा है और जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर अग्रवाल, अगर इस वायरस के बिहेवियर की बात कही जाए, किस तरह से ये बिहेव कर रहा है, आगे क्या संभावना, क्या कहती है रिसर्चेज इसमें जो है वो क्या कह रहे हैं? देखिए, ये एक आरएनए वायरस है, आरएनए वायरस म्यूटेट करता ही है। अगर हम और आरएनए वायरस से कंपेयर करेंगे तो ऐसा नहीं है कि SARS-CoV-2 ज्यादा तेज म्यूटेट होता है, इनफैक्ट ये काफी धीरे म्यूटेट होता है, लेकिन इतने ज्यादा इन्फेक्शन बढ़ चुके हैं कि अगर आप कम म्यूटेशन पर पर्सन भी लेंगे और फिर बिलियन के आसपास लोगों में इन्फेक्शन फैलाएंगे तो वेरिएंट निकलते ही रहेंगे। और ये आखिरी वेरिएंट नहीं है, इसके बाद और वेरिएंट भी आएंगे। कई लोगों को लगता है कि ये नेचुरल वैक्सीन है, बिल्कुल सेफ, हार्मलेस, ऐसा नहीं है। जैसा कि डॉक्टर गुलेरिया ने कहा, बूढ़े लोगों में, बीमार लोगों में, बहुत यंग, बहुत ओल्ड, ये कभी कभी पहुंच भी जाता है फेफड़ों में, तंग भी करता है। इन्फेक्शन कम करना वेरिएंट कम करने का सबसे अच्छा तरीका है। जितने ज्यादा इन्फेक्शंस होंगे आगे चल के उतने ही वेरिएंट जनरेट होंगे। हम ये नहीं कह सकते कि हमेशा हर वेरिएंट माइल्ड ही रहेगा। एंड आई थिंक डॉक्टर त्रेहान ने जो कहा था कि मास्क इस्तेमाल करना, डॉक्टर गुलेरिया ने भी यही कहा था, सब लोग यही कह रहे हैं, इन्फेक्शंस कम कीजिए, अपने आप स्थिति कंट्रोल में आ जाएगी, इसकी भी और फ्यूचर वेरिएंट्स की भी।
और वैक्सीन इस्तेमाल करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, निश्चित तौर पर वैक्सीन इस्तेमाल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी लोग अपनी वैक्सीन जिनको नहीं लगी है वो लगवा लें, और जो इसके लिए जो जिनको लगवाना है। और डॉक्टर नरेश त्रिहान, आपसे समझना चाहेंगे, कुछ सवाल भी इस तरह से आ रहे हैं कि क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये भाई हल्का वेरिएंट है, बहुत ज़्यादा इसके लक्षण अगर नहीं आते हैं, लेकिन अगर किसी को जी जी तो यही मैं बोलना चाहता हूँ आपको, अगेन अगेन सब पब्लिक को, कि ये बात सही है कि ज्यादा तादाद में लोगों को जिनकी वैक्सीनेशन हो चुकी है, दोनों डोज लग चुके हैं, उनको देखा गया है कि माइल्डर सिम्टम्स हो रहे हैं। पर फिर भी एक अगर जो आप यूके का डेटा देखेंगे, उन आंकड़ों में बहुत क्लियर है कि 1000 में से 6 लोगों को तकलीफ होगी, हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत भी पड़ेगी। अब इस जो ये ओमिक्रॉन की खसूसियत ये है इस वेव की कि नंबर्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। अगर जो आज के दिन अमेरिका में 10 लाख दिन में आए और उनकी पॉपुलेशन हमारे से 1/4 है, तो ये भी अनुमान लगाया जा सकता है कि अगर जो उसी रफ्तार से ये हिंदुस्तान में फैलेगा तो दिन में कम से कम 10-20 लाख से भी ऊपर हर रोज के केस आ सकते हैं। उनका अगर हुआ तो वो हमारे हॉस्पिटल को, हेल्थ केयर सिस्टम को ओवरवेल्म कर देगा, क्योंकि इस पॉपुलेशन में जो, जैसे डॉक्टर गुलेरिया साहब ने बोला कि जो वल्नरेबल है उनको तो वैसे ही बहुत अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। तो इसीलिए इसको ये तो लगता है कि कोई भी ये सुपर स्प्रेडर है। जैसे पहले हम बोला करते थे कि कोई सुपर स्प्रेडर इवेंट होता है, ये तो सारे इवेंट्स ही सुपर स्प्रेडर है। आप एक पार्टी में देख लो, एक जने को हुआ तो 90% लोगों को हुआ था। तो इसीलिए इससे बहुत डर के रहना है। टाइम 6 हफ्ते का है सिर्फ, क्योंकि इसकी पीक आ रही है। ये अनुमान है कि इस और 2 हफ्ते में ये पीक आएगी। उसके बाद जब पीक आ जाती है तो आहिस्ते आहिस्ते वो पीटर आउट हो जाएगी। इसीलिए हमें सिर्फ 6 हफ्ते के लिए सतर्क रहना है। ये कोई अपनी पॉपुलेशन के लिए या एक हिंदुस्तानी के लिए कोई बहुत बड़ी चीज, सैक्रिफाइस नहीं है। जब हम 2 साल से जूझ रहे हैं, अभी हम रिकवर हो रहे हैं सेकंड वेव से, ये हमारा धर्म बनता है, ये हमारी नेशनल सर्विस है कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट करें और सबको भी प्रोटेक्ट करें। जी डॉक्टर त्रिहान, असल में कुछ लोग इसके साइड इफेक्ट्स की, जो पोस्ट कोविड इफेक्ट है उसके बारे में, लॉन्ग कोविड में जिस तरह से हमने देखा डेल्टा वेरिएंट के समय में कि उसके बाद के असर आए, कुछ लोगों की हृदय गति बढ़ी, हार्ट बीट तेज हो गई, क्या इस तरह का भी इसमें कोई चीज़ हो सकती है? क्योंकि वो भी एक चिंता का विषय है कि भले ही अभी जिन लोगों को हल्के लक्षणों के साथ जो पार निकल गए, लेकिन बाद में उसके कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। कुछ स्टडीज हैं इस बारे में, अभी तक कुछ इसके बारे में बहुत ठीक नहीं कहा जा सकता? इतना डेटा अभी नहीं है, पर हम आपको अपने हॉस्पिटल और पेशेंट्स का बता सकते हैं कि लोगों को अभी तक 2 हफ्ते पहले खत्म भी हुए लक्षण, पर अभी तक सिवियर हेडेक होता है, हार्ट रेट 100 से ऊपर ही रहता है जी, एपेटाइट कईयों का वापस आया, कईयों का नहीं आया। तो और फटीग जो है, वो फटीग फैक्टर जो है वो सबसे ज्यादा है। आप देखेंगे कि 4 में से 1 जने को अभी तक फटीग हो रही है 3-4 हफ्ते बाद भी। तो इसीलिए हमें ये नहीं सोचना है, ये सबसे बड़ी गलती ये है, ये सोचने की कि कोई बात नहीं, मैं तो यंग हूँ, मैं तो स्वस्थ हूँ, मैं तो बड़ा इम्यून मेरी बहुत हाई है और मेरे को कुछ नहीं होगा। आप यही गलतफहमी में लोग तकलीफ में आ रहे हैं। एक अपने आप को ला रहे हैं और एक अपनी फैमिली को, जिनके बुजुर्गों को हुआ है। मैं तो कितने बता दूं आपको कि 80-90 ईयर लोग जो घर पे हैं, जिनको हो रहा है, और उनको या तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज लग रही हैं या वो हॉस्पिटलाइजेशन हो रही है, ये सब बातें हो रही हैं। और ये भी नहीं है कि हर एक किसी को निमोनिया, लंग्स का इन्फेक्शन नहीं होगा। हमारे पास ऑलरेडी पेशेंट्स आने शुरू हो गए जिनकी लंग्स को इन्फेक्शन है, और ये और हॉस्पिटल्स का भी डेटा ऐसा ही है। तो इसीलिए हमें अब बिल्कुल अटेंशन देनी है और सतर्क रहना है कि ये खतरनाक है। जितने लोगों को लगेगा उतने लोगों में ये मल्टीप्लाई होगा, उतने ही वेरिएंट्स निकलेंगे जैसे पहले क्या जी। यहाँ पर हमारे साथ में एक कॉलर जुड़े हुए हैं, धर्मजय, जो कि बिहार से कॉल कर रहे हैं। जी धर्म जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल।
सामान्य सामान्य बुखार और सर्दी जो खांसी हो रही है, और एक जो कोरोना कोविड-19 है और ओमिक्रॉन है, उसमें दोनों में डिफ्रेंशिएट कैसे किया जाए? 3 दिन पहले मुझे भी बुखार हुआ और फिर ठीक हो गए। 2 दिन में हम पैरासीटामोल खाया और ठीक हुए हैं। तो क्या ये उसका अटैक था या फिर सामान्य बुखार थी? जी डॉक्टर गुलेरिया, किस तरह से इनके सवाल का जवाब देना चाहेंगे, और ख़ासतौर पर इस विशेष आलोक में कि अगर किसी को इस मौसम में आज के दौर में बुखार हो रहा है तो क्या सीधे पैरासीटामोल खा लें या टेस्ट करवाएं, क्या करें? कॉमन है, और जैसे इन्होंने कहा कि ये और आम कॉमन कोल्ड के कारण भी हो सकते हैं, बुखार है, जुकाम, नज़ला, सिर में दर्द, बॉडी एक्स, कोविड के भी यही लक्षण हैं जो हम ओमिक्रॉन से देख रहे हैं। इसलिए कई आम आदमी के लिए कभी मुश्किल हो जाता है कि ये कोविड है या आम जुकाम नज़ला है। अगर आपको बुखार है, साथ में गले में खराश है, खांसी है, सिर में दर्द है, बॉडी एक शरीर में दर्दें ज़्यादा हो रही हैं, आप अपने डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें और टेस्ट करा लेना चाहिए, क्योंकि आप तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन अगर आप इन्फेक्टिव हैं तो आप औरों को इन्फेक्शन दे सकते हैं, और फिर ये हो सकता है कि आपके आसपास में कई लोगों को इन्फेक्शन हो जाए, उनमें कुछ लोग वैसे हों जिनको सीरियस इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो अगर आपके ऐसे लक्षण हो तो एक तो पहली चीज अपने आप को आइसोलेट करें, अलग हो जाएं, जिससे आप औरों को ना इन्फेक्शन फैलाएं। अपना मास्क जरूर लगा के रखें, चाहे घर के अंदर भी हो, और साथ साथ अपना जो है टेस्ट भी करा लें। जी बिल्कुल, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल और है वैक्सीनेशन के बाद पैरासीटामोल के इस्तेमाल को लेकर के, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो इस सवाल का जवाब लेंगे। नमस्ते इंडिया, नमस्ते लैंड, मरहबन इलल हिंद, जरी इंडिया, सलाम इंडिया, नमस्ते इंडिया, नमस्कार भारत, मुई इंडिया, नहनु हुनूर इंडिया, माँ हिंदी हस्ती, हिंदियानी, सलाम हिंदुस्तान, वी आर इंडिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। टोटल हेल्थ में हम बात कर रहे हैं ओमिक्रॉन वेरिएंट की, उससे बचाव और सावधानियों की, किस तरह से इससे बचा जाए, किस तरह से सावधान रहा जाए। और फिलहाल हमारे साथ में एक कॉलर जुड़े हुए हैं, ब्रिजेंद्र सिंह, जो कि ग्रेटर नोएडा से हमको कॉल कर रहे हैं। इनसे बात करते हैं। ब्रिजेंद्र जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। मेरा क्वेश्चन डॉक्टर गुलेरिया से है। जो न्यूज में हम देख रहे हैं, डेली बताया जा रहा है कि दिल्ली में 20,000 केस आ गए हैं या इतने केस आए हैं, और 20,000 में से 3,000 कुछ ओमिक्रॉन के केस हैं। तो फिर बाकी कौन सा वेरिएंट है ये? एक सवाल ये है। दूसरा सवाल मेरा ये है डॉक्टर गुलेरिया से कि जो इंजेक्शन लगने के बाद, वैक्सीन लगने के बाद इम्यूनिटी डेवलप होती है, वो ज्यादा अच्छी है, या फिर जो कोविड होने के बाद इम्यूनिटी, जो नेचुरल इम्यूनिटी, जी कौन सी चीज है? जी डॉक्टर गुलेरिया। तो पहला इनका सवाल है कि जो हम कह रहे हैं कि 3,000 ओमिक्रॉन है, कि जो हम टेस्ट करते हैं, अगर हम दिल्ली का ही डेटा देखें तो हम सारे लोगों में तो जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं कर सकते, 20,000 लोगों में नहीं कर सकते। तो हम एक टारगेटेड सीक्वेंसिंग करते हैं कि उन लोगों में की जाए, और उससे हम देख लें कि कितनों में पॉजिटिव आ रहा है। तो दिल्ली का डेटा भी आ रहा है, उसमें अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 70-80% जो हम लोग ले रहे हैं सैम्पलिंग, वो ओमिक्रॉन के आ रहे हैं। इसलिए हम ये मानते हैं कि जो नई वेव आ रही है ये ओमिक्रॉन के कारण ही है। तो जो बाकी के केस जिनमें टेस्टिंग नहीं हुई है, वो भी हमें ये मानना चाहिए ओमिक्रॉन वायरस के कारण ही हो रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में ज्यादा डोमिनेंट स्ट्रेन अब जो है वो ओमिक्रॉन का है। सारे लोगों में जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं हो सकती, इसलिए जिनों में की गई है उनमें डोमिनेंट जो देखा गया है वो ओमिक्रॉन ही, और वो आस्ता आस्ता बढ़ा है। पहले दिल्ली में अगर हम जीनोम सीक्वेंसिंग कर रहे थे तो 20-30% ओमिक्रॉन था, फिर 50% हुआ, फिर 65% हुआ। तो हर 2-3 दिन बाद जब टेस्टिंग करते हैं तो वो बढ़ रहा है। तो इसका ये मतलब कि ग्रेजुअली जो सारे केसेस दिल्ली में आ रहे हैं वो ओमिक्रॉन के हैं। रही बात इम्यूनिटी की, वैक्सीन भी आपको अच्छी इम्यूनिटी देते हैं और नेचुरल इन्फेक्शन भी इम्यूनिटी देती है। और एक और टाइप की इम्यूनिटी है जिसको हम हाइब्रिड इम्यूनिटी कहते हैं, जिसमें हम ये कहें कि आपको इन्फेक्शन भी हुआ और साथ में आपने वैक्सीन भी लगा ली, तो आपको दोनों तरफ से इम्यूनिटी हो गई। तो अगर हम डेटा देखें तो जो जैसे डॉक्टर अनुराग ने बताया कि एंटीबॉडीज भी होती है और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी होती है, तो तीनों तरीकों से जो है आपकी इम्यूनिटी अच्छी है। जो जिन लोगों को हाइब्रिड इम्यूनिटी है, जिनको नेचुरल इन्फेक्शन भी हो और वैक्सीन भी लगा, कुछ लोगों का ये मानना है कि सबसे बेहतर इम्यूनिटी वही है
और दूसरी जो वैक्सीन लगी और जो नेचुरल इन्फेक्शन हो उससे भी आपको अच्छी इम्यूनिटी मिलती है। जी डॉक्टर अग्रवाल, जब इम्यूनिटी की बात हो रही है तो ये कहा जा रहा है कि ये जो वायरस है ये जो शरीर का इम्यून सिस्टम है उसको डॉज देकर निकलने में कामयाब हो सकता है। किस तरह से इसको समझना चाहिए, क्योंकि अगर कोई फॉरेन बॉडी आती है, कोई वायरस आता है तो एंटीबॉडी तो एक स्वाभाविक गुण है शरीर का तैयार करने का, फिर किस तरह से ये आपके इम्यून सिस्टम को पार करके, उस बाधा को पार करके कैसे निकलता है, कैसे इस पूरी सिस्टम को समझें और डेल्टा से कैसे डिफरेंट होगा फिर ये? जरूर, आप कोई भी SARS-CoV-2 का वेरिएंट लेंगे, दो तरह से इम्यूनिटी है। एक है कि आपके एंटीबॉडीज बने, वो वायरस को बाइंड करते हैं, और जब वायरस को बाइंड करते हैं तो वायरस सेल के अंदर घुस ही नहीं पाता। एक बार वायरस सेल के अंदर घुस गया तो उस सेल को इन्फेक्ट कर देगा, और उस सेल को पहचान करके मार देने के लिए आपकी सेल इम्यूनिटी होती है। तो पहली एंटीबॉडी वाली इम्यूनिटी आपको इन्फेक्शन होने से रोकती है, और जो सेल वाली इम्यूनिटी है वो आपके इन्फेक्शन को और आगे बढ़ने से, सीवियर होने से रोकती है। तो जो एंटीबॉडीज बनती हैं वो वायरस के प्रोटीन्स पे बाइंड करती हैं, सोचिए ताला चाबी की तरह। अगर कुछ भी बदलाव आ गया वायरस में तो ये एंटीबॉडीज बाइंड करना बंद कर देती हैं। तो डेल्टा में भी इम्यून एस्केप था, डेल्टा में भी म्यूटेशन थे स्पाइक प्रोटीन में, लेकिन कम थे। ओमिक्रॉन में ये म्यूटेशन बहुत ज्यादा है जी। तो इसका मतलब जो वैक्सीन हमारी बनी हुई है वो ओरिजिनल वायरस की बनी हुई है, तो जो एंटीबॉडी बनती हैं वैक्सीन से वो कम बाइंड कर पाती हैं। अगर वो कम बाइंड कर पाएंगी तो आपके पास दो ही तरीके हैं बाइंडिंग बढ़ाने के लिए। एक तो आप एक्स्ट्रा शॉट लेते हैं तो एंटीबॉडी का लेवल बहुत बढ़ जाता है, जब बहुत बढ़ जाता है तो थोड़ी कम बाइंडिंग भी हो, बाइंडिंग हो जाती है, न्यूट्रलाइजेशन हो जाती है। जैसा कि डॉक्टर गुलेरिया ने कहा था, जिन लोगों में इन्फेक्शन हो चुका है उसके बाद वैक्सीन मिलती है उसमें बहुत ऊंचे लेवल पे एंटीबॉडीज बनती हैं, तो इसलिए हो जाता है जी। लेकिन घबराने की बात नहीं है, क्योंकि जो सेल इम्यूनिटी है वो वायरस के बहुत छोटे छोटे टुकड़ों को पहचानती है, तो उसमें आपका ये जो ताला चाबी की प्रॉब्लम है वो थोड़ी कम होती है, तो इसलिए वो तब भी काम करती रहती है और सिवियर डिजीज कम होता है। तो इसलिए ओमिक्रॉन इन्फेक्शन के मामले में इम्यूनिटी को छका देने में बहुत सक्षम है, लेकिन सिवियर डिजीज के मामले में जिस पॉपुलेशन में इम्यूनिटी अच्छी है, और भारत में इन्फेक्शन भी बहुत रहा है और वैक्सीनेशन भी बहुत रहा है, तो भारत में हाइब्रिड इम्यूनिटी काफी अच्छी है, तो सिवियर डिजीज होने की संभावना काफी गिर जाती है। जी, निश्चित तौर पर जब वैक्सीनेशन की बात होगी तो इसको समझने की कोशिश करेंगे डॉक्टर नरेश त्रिहान कि कल से जो सीनियर सिटीजन्स है कोमॉर्बिड कंडीशंस के साथ डॉक्टर्स की सलाह पर वो भी तीसरी डोज ले सकते हैं, साथ ही साथ जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उनके लिए भी ये शुरुआत होगी। किस तरह से तीसरी डोज जो है ये एक बचाव का जो दायरा है उसको और बढ़ाएगी, किस तरह से हमारे दर्शकों को इसको समझाना चाहेंगे, और ये भी समझना चाहेंगे कि जो तीसरा डोज है वैक्सीन का वो जब अगर इसका प्रसार और यानी इसका विस्तार और होता है तो कौन सी तीसरी डोज ली जानी चाहिए, क्या मिक्स मैच हो सकता है या किस तरह से इस पर बढ़ेंगे आगे? जैसा डॉक्टर अग्रवाल ने अभी समझाया था कि जैसे वैक्सीन लगी और एंटीबॉडी रिस्पॉन्स हुआ, बिल्डअप हुआ, वो एक लेयर बन गई हमारी डिफेंस की जी। पर क्या देखा गया है कि कोई 6 महीने के बाद जो ये वैक्सीन के माध्यम से जो एंटीबॉडीज बनी है वो आहिस्ते आहिस्ते नीचे आनी शुरू हो जाती है। तो हमारे पास एक ही मेजरेबल वो है कि भाई टूल है कि भाई कितनी एंटीबॉडीज हैं और उनका क्या नंबर है। जो इम्यूनिटी है उसकी हमारे पास मेजरमेंट वो बहुत मुश्किल होता है उसको मेजर करना। तो अगर जो हम एक जिसको मेजर कर सकते हैं, जो एंटीबॉडी काउंट है, जो ये कम होता जा रहा है, दुनिया में भी ऐसा ही हुआ, हर एक वैक्सीन के साथ ऐसा हुआ है। तो दुनिया में साइंटिफिक कम्युनिटी वहां की और यहाँ हमारी इंडियन में भी ये कहा गया कि एक बूस्टर डोज लगेगा तो फिर एंटीबॉडी काउंट बढ़ जाएगा। उसके वो देखा गया है कि बूस्टर सारी कंट्रीज में लगने शुरू हो गए। इसराइल तो दूसरा बूस्टर लगाने के का प्रोग्राम शुरू हुआ। तो हमें ये प्रोटेक्शन के लिए बूस्टर की जरूरत है, और इसी को समझते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और साइंटिफिक कम्युनिटी ने ये रेकमेंड किया कि ये बूस्टर डोज इंडिया में भी लगना चाहिए, और शुरुआत हो हेल्थ केयर वर्कर्स से, और उसके साथ साथ
जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है, जैसे कि पहला टीकाकरण भी शुरू हुआ था। तो ऐसे आने वाले टाइम में सबको बूस्टर मिलना चाहिए। अब आपने दूसरा क्वेश्चन पूछा कि मिक्स एंड मैच होना चाहिए कि नहीं। जो विदेशों में ये जहाँ पे कई तरीके की वैक्सीन अवेलेबल हैं, अमेरिका देखोगे तो उन्होंने तीसरा बूस्टर उसी वैक्सीन का लगाया है। यूके ने कोविशील्ड को लेके फाइजर का लगाया है, इस बिलीफ में कि हो सकता है कि मिक्स एंड मैच से कोई बेटर रिस्पॉन्स हो। बट हमारी जो साइंटिफिक कमेटी और हमारे रेगुलेटर्स ने और गवर्नमेंट ने मिलकर ये डिसाइड किया कि वही डोज को बूस्टर दिया जाए जैसे और कई कंट्रीज में किया गया है। तो इसीलिए हमारा जो टीकाकरण होगा वो सेम वैक्सीन होगी जो आपको पहले लगी है, उसी का बूस्टर डोज लगेगा। और इससे ये हमें उम्मीद है कि ये लोगों की इम्यूनिटी बढ़ेगी। पर एक बात मैं वार्निंग दे दूं, और जो मैं बताना ऐड करना चाहूंगा, जो मेरे को पैनलिस्ट ने बोला कि अगर जो आज आप देख रहे हैं जिनके 2 डोज लगे हैं, जिनको ऑलरेडी एक बार हो चुका है, वो हुआ उनका डेल्टा या अल्फा से, उनको बहुत सारे लोगों को भी अब फिर से संक्रमण हो रहा है जी। तो इसीलिए ये इसका जो ये वायरस है, इसका रूप जो है ये पूरा अभी स्पष्ट नहीं हुआ है कि कैसे कैसे इम्यूनिटी को पियर्स करता है, जिसको हम इम्यून एस्केप कहते हैं। तो ये सही बात है कि आज के दिन भी हमारे को ये चिंता करनी है कि ये कैसे, जो भी हमारे हथियार हमारे हाथ में है अभी, उसको कैसे एस्केप करता है। और दूसरी बात, वो बात फिर वहीं आ जाती है कि एक ही 100% जो इफेक्टिव है वो मास्किंग है और डिस्टेंस है। तो उसके लिए हमें फिर से उसी पे पूरा ध्यान देना है, पूरा सतर्क रह के उसका फॉलो करना है, सारे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। और जब तक ये हम समझें कि साइंटिस्ट जो दिन रात काम कर रहे हैं दुनिया में, सारी दुनिया में इकट्ठे होंगे कि कैसे इसको ये वेरिएंट्स जो आ रहे हैं इनको इम्यून सिस्टम हमारा कैसे बढ़ाया जाए, कैसे वैक्सीन को चेंज किया जाए, ये सब बातें हो रही हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं, ये 24/7 चल रहा है ये कार्यक्रम, पर इसका मतलब ये नहीं है कि पब्लिक लापरवाह हो। जी, निश्चित तौर पर। डॉक्टर गुलेरिया, भारत बायोटेक ने कहा है कि जो 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीनेट किया जा रहा है, अगर कोई साइड इफेक्ट आते हैं तो उनको पेन किलर्स या पैरासीटामोल ना दी जाए, इसकी सलाह दी है। जबकि एडल्ट्स को ये कहा गया था कि अगर इस तरह की स्थिति आती है, कोई दिक्कत परेशानी आती है, तो वो पैरासीटामोल ले सकते हैं। ऐसा क्यों है कि बच्चों को क्यों ना दिया जाए? क्या इसके इफेक्ट हो सकते हैं? और अगर ये ना दिया जाए तो फिर क्या दिया जाए और किस तरह से उसको कंट्रोल में किया जाए? पहली चीज़ तो ये कि ज़्यादातर लोगों में पेन किलर की ज़रूरत नहीं है। हम तो यही कहते हैं कि आप इंजेक्शन लगाएं। और आपको कई लोग सॉर्ट ऑफ इस डर से कि वैक्सीन के बाद बुखार होगा या दर्द होगी, पैरासीटामोल ले लेते हैं, इसलिए पैरासीटामोल लेने की ज़रूरत नहीं है। और बच्चों में जो ये है, क्योंकि अभी हम चाहते हैं कि उसमें सेफ्टी डेटा ज़्यादा बेटर रहे और मॉनिटरिंग ज़्यादा हो, तो इसलिए बेटर है कि अगर आपको कोई लक्षण नहीं है तो आप उसको अवॉइड करें। अगर तेज बुखार है या और कोई ऐसे लक्षण हो जिसके लिए आपको एंटी पायरेटिक लेने की जरूरत है, बुखार की दवाई लेने की जरूरत है, तो तब बच्चे पैरासीटामोल ले सकते हैं डोज के हिसाब से। लेकिन वैसे ना लें जब आपको ऐसे ही लगे कि थोड़ा टीके के साइड में इंजेक्शन दर्द हो रहा है या और कोई लक्षण नहीं है, या इस डर से कि बाद में बुखार हो सकता है। इसकी कॉम्प्लिकेशंस की बात कही जाए, हालांकि फिर ये बात सवाल वहीं आके रुक जाता है कि अभी बहुत सारी शायद रिसर्चेस या इस तरह के डेटा अभी नहीं आए होंगे, लेकिन जिस तरह से हमने डेल्टा वेरिएंट पे देखा था कि ब्लैक फंगस या दूसरी चीज़ें सामने आ रही थी, क्या इसमें भी कोई कॉम्प्लिकेशंस आगे हो सकते हैं या इस तरह के भी कुछ केसेस आए हैं? तो अगर हम ये देखें कि अभी ये वेरिएंट नया है, इसका अभी इतना डेटा नहीं है जो हम कह रहे हैं कि इसके बाद में क्या लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। क्योंकि जो हम लॉन्ग कोविड की बात करते हैं, नॉर्मली हम ये कहते हैं कि सब एक्यूट जो है वो 1 महीने से 3 महीने तक, 12 हफ्ते तक हम देखते हैं, और लॉन्ग कोविड 12 हफ्ते के बाद होता है। तो अभी ये इतना समय तो हुआ नहीं है कि हम इसका लॉन्ग इफेक्ट देख सके। लेकिन जिस तरह से हम और लोगों में पहले देख रहे थे, इस तरह से इस वेरिएंट के साथ भी लॉन्ग कोविड के लक्षण हो सकते हैं। और इसलिए मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हम ये सोचते हैं कि माइल्ड इन्फेक्शन है,
तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये डेटा भी आया है कि जिन लोगों को माइल्ड इन्फेक्शन भी है, जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ी, उनमें भी लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस कोविड के हो सकते हैं। बॉडी एक्स, फटीग, सिर में दर्द होना, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाना, जो ब्रेन फॉग की तरह, या और कुछ लक्षण जैसे घबराहट रहना। तो इसलिए इसको लाइटली ना लें, माइल्ड डिजीज सोच के कि अभी कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं और इसके बारे में अभी हमें पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन आस्ते आस्ते ये डेटा भी कलेक्ट हो जाएगा। जी बिल्कुल। और यहाँ पर हमारे साथ में कॉलर जुड़ रही हैं आशा वर्मा, जो कि भोपाल से हमें कॉल कर रही हैं। जी आशा जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते सर जी। नमस्कार जी, मेरी बेटी 12 साल की है, तो उसको फिट्स आते हैं, मतलब एपिलेप्सी की शिकायत है, मिर्गी जिसको बोलते हैं। तो क्या अगला जब टीकाकरण होगा तो क्या हम अपने बच्ची को दे सकते हैं या उसकी दवाई बंद करनी पड़ेगी? उसको टेग्रिटाल की दवाई देते हैं। जी डॉक्टर गुलेरिया, क्या जवाब देंगे इनके सवाल का? हाँ बिल्कुल, मैं तो ये कहूँगा कि इनको टीका ज़रूर लेना चाहिए और जब इनकी बारी आएगी तो टीका लगाना चाहिए। टेग्रिटॉल जो ले रहे हैं ये उसके सीजर्स के लिए, उसको बंद नहीं करना है, उसको साथ साथ चलने देना है। दवाई अपनी जो सीजर की है वो रेगुलरली चलनी है और साथ में आप जब भी बारी आए अपनी बेटी को आगे ले जाए तो टीकाकरण ज़रूर लगाएं। जी बिल्कुल। और डॉक्टर अग्रवाल, जिन्हें अस्थमा है या मेटाबॉलिक डिसफंक्शन है या मेटाबॉलिज्म में कुछ प्रॉब्लम है, ऐसे लोगों के लिए किस तरह से ये वायरस असर करेगा? और दूसरा एक सवाल, एक और बहुत चूंकि सवाल भी इस तरह से हमारे पास लगातार आ रहे हैं कि क्या जिस तरह से हम ओमिक्रॉन वेरिएंट भी देख रहे हैं, तो क्या और भी म्यूटेशंस हो सकते हैं इसमें आगे, और क्या स्थिति और भयावह भी हो सकती है? जैसे ये हल्का वेरिएंट है, क्या कोई और असरकारक या और मारक वेरिएंट भी आ सकता है? किस तरह से समझे इस स्थिति को? जरूर। रेस्पिरेटरी वायरस में ज्यादातर हमेशा ये देखा गया था कि जिन लोगों को एस्थमा या सीओपीडी या लंग डिजीज है उनमें डेथ ज्यादा होती है। SARS-CoV-2 में कम से कम डेल्टा तक कुछ उल्टा चला था कि जहां पे ये नजर आया कि जिन लोगों को दमा है उनमें रिस्क ऑफ एडमिशंस इनिशियली तो कम है, कम से कम हॉस्पिटलाइजेशन के जी, लेकिन उसके आगे चल के सिवियरिटीज बढ़ जाता है। और लोगों ने ये सोचा कि शायद क्योंकि एस्थमा के मरीज इनहेल स्टेरॉइड्स लेते हैं और इनहेल स्टेरॉइड्स इसके सिम्टम्स को थोड़ा कम भी करते हुए दिखाए गए कुछ स्टडीज में, तो शायद एस्थमेटिक्स इसलिए बचे हुए थे क्योंकि वो ऑलरेडी इनहेल स्टेरॉइड्स पे थे। तो कम से कम डेल्टा तक दमा वालों को बाकी लोगों से कोई ज्यादा खतरा नहीं था। ओमिक्रॉन थोड़ा सा फर्क है, जैसा कि डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि ये फेफड़ों में कम और सांस की नलियों में ज्यादा है। तो ऐसे में ये हो सकता है कि जिन लोगों को दमा है, सांस की नलियों की प्रॉब्लम है, उनमें डिजीज थोड़ा ज्यादा सिवियर हो, लेकिन अभी तक कोई ज्यादा डेटा आया नहीं है। लेकिन और आगे चल के म्यूटेशंस और होंगे, जैसे कि क्यों ये ओमिक्रॉन सांस की नलियों में ज्यादा है, फेफड़ों में नहीं है, क्योंकि इसके म्यूटेशन ना केवल एंटीबॉडी के बाइंडिंग को बदला, इसके म्यूटेशन ने सिर्फ रिसेप्टर के बाइंडिंग को बदल दिया। तो इसी तरह के वेरिएशन आते रहे। जी डॉक्टर त्रेहान, जिन लोगों को हाई बीपी या हाइपरटेंशन जैसे से जूझ रहे हैं, या फिर जिन लोगों ने जिनकी सर्जरी हुई है, ख़ासतौर पर ओपन हार्ट सर्जरी हुई है या स्टंट पड़े हैं या इस तरह की जो कॉम्प्लिकेशंस रही हैं, ऐसे लोगों पर क्या असर कर रहा है और उनके लिए क्या आप सलाह देना चाहेंगे, किस तरह से वो सावधानी बरतें? जो पिछले वायरस लगे थे, म्यूटेशंस आए थे, जैसे डेल्टा था, डेल्टा के टाइम में हार्ट पेशेंट्स को काफी तादाद में हार्ट मसल की इन्फ्लेमेशन भी हुई, टैकीकार्डिया भी हुआ, हाई ब्लड प्रेशर भी हुआ और स्टेंट्स के थ्रोम्बोसिस भी हुए। तो इसलिए उसने काफी तकलीफ हुई हार्ट पेशेंट्स को उस टाइम में। अब जैसे हम ये बात कर रहे हैं कि अभी ये ओमिक्रॉन इंडिया में अभी पहुंचा ही है, कुछ 2 हफ्ते से तेजी पकड़ रहा है। इसके जो डाउनस्ट्रीम इफेक्ट्स हैं उसका अभी पूरा ज्ञान नहीं है हमें, क्योंकि डेटा नहीं है पूरा। पर अगर जो हम ये समझ लें कि वायरस बॉडी में इन्फ्लेमेशन करता है जी, चाहे वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में है, चाहे वो लोअर में है, और ये देखा गया था कि जो पहले 2 म्यूटेशन अल्फा और डेल्टा थे वो बॉडी के हर ऑर्गन में पाए गए थे जी। तो ये प्रिज्यूम हम करते हैं कि क्योंकि ये भी ये सारे ऑर्गन्स को इफेक्ट कर सकता है,
तो हमें वो सावधानी जरूर यूज करनी है कि अपनी दवाइयों को बिल्कुल ये छोड़ना नहीं है। कोई ऐसी बात, अपने ब्लड प्रेशर्स, अपने डॉक्टर जो आपके कार्डियोलॉजिस्ट हैं या इंटर्निस्ट हैं जिनसे आप संपर्क करते हो, उनके संपर्क में रहना है, टैकीकार्डिया का ध्यान रखना है। सो कोई चेस्ट पेन हो तो उसको इग्नोर नहीं करना है, इमीडिएटली हॉस्पिटल में पहुंचे। तो जो हार्ट पेशेंट्स हैं उनको सावधान रहना है। और दूसरी बात यह है कि जैसे पहली बार देखा गया डेल्टा में कि लोगों ने, यंग लोगों ने, जिनको माइल्ड भी हुआ था, उन्होंने अगर जो विगरस एक्सरसाइज बिना टेस्टिंग के करी तो उनमें से कई लोगों की मृत्यु भी हुई। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि जो लोग इंटेंस एक्सरसाइज के आदी हैं उनको अपनी पूरी, अगर जब कोविड पूरा हो जाए तो अपना पूरा टेस्टिंग करवा लेना चाहिए, देखने के लिए कि उनके हार्ट के अंदर इन्फ्लेमेशन है कि नहीं। अगर जो है तो उसको पहले उसको ट्रीट किया जाए और फिर उनको अलाउ किया जाए एक्सरसाइज करने के लिए। ऐसे अपनी, अब क्योंकि आपको अच्छा लग रहा है कि मैं बहुत स्वस्थ हूँ, आप जाके दौड़ना शुरू करो तो अपनी लाइफ को रिस्क में डाल रहे हो आप। तो इसीलिए ये मैं वार्निंग देना चाहता हूँ कि इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं, ये नए वेरिएंट के क्या पूरे होंगे, ये अभी कुछ आने वाले टाइम में 2-4 हफ्ते में जब हमारे पास डेटा आ जाएगा वो एनालाइज करके फिर हम प्रिसाइसली गाइड कर सकते हैं पब्लिक को। पर हमें जो पुराने हमने इतिहास में सीखा अपने पुराने वायरसेस से, उसको आज के दिन जरूर सीख के अप्लाई करना चाहिए कि लोगों को कोई तकलीफ ना हो। और प्रिकॉशन में हम हर वक्त ये कहते हैं कि अगर जो आप कॉशियस रहे तो उसमें कोई नुकसान नहीं है, अगर जो आप लापरवाह रहे तो उसका बहुत नुकसान हो सकता है। जी बिल्कुल। यहाँ पर हमारे साथ में एक कॉलर जुड़ रहे हैं दिल्ली से, राजेंद्र पाल जी हमको कॉल कर रहे हैं। राजेंद्र जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार। नमस्कार। मैंने मार्च अप्रैल में पहली और दूसरी डोज लगवाई थी, उसके सेकंड डोज के इमीडिएट बाद मेरे को कोविड हो गया था और मैं हॉस्पिटलाइज भी रहा। और अभी मुझे फिर से पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। तो मैं डायबिटिक भी हूँ 20 सालों से और मैं जो है 57 एज है मेरी। तो मेरा प्रश्न है कि क्या मुझे हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत है? जी डॉक्टर गुलेरिया। मैं ये कहूँगा कि इनको कोमॉर्बिडिटीज है, डायबिटीज है, अपनी शुगर की बहुत ध्यान से मॉनिटरिंग करें और अपने डॉक्टर से संपर्क करें। अभी जिस तरह से वो बता रहे हैं कि ज्यादा उनको सीवियर लक्षण नहीं है और शुगर भी शायद अभी कंट्रोल में है, तो अभी घर पे भी आइसोलेट कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर के संपर्क में जरूर रहें, क्योंकि अगर कोई सिम्टम बढ़ते हैं या इनकी शुगर बहुत ज्यादा होती है फिर हॉस्पिटलाइजेशन होने की जरूरत है। फिलहाल जिस तरह से जितना उन्होंने इंफॉर्मेशन दी है उसके हिसाब से होम घर पे रह सकते हैं, लेकिन डॉक्टर से जरूर संपर्क करके अपनी पूरी डिटेल्स जो हैं उनको बताएं। जी डॉक्टर गुलेरिया, कई सारे सवाल आ रहे हैं कि जब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ही इसका वायरस रेप्लिकेट करता है तो ऐसे में सांस लेने में तकलीफ नहीं होती, दूसरी चीज़ें हैं, लेकिन अगर कोई टीबी का मरीज है तो उसके लिए ओमिक्रॉन किस तरह से दिक्कत पैदा कर सकता है, या सांस की दूसरी बीमारियां हैं तो किस तरह से दिक्कत पैदा कर सकता है? अगर जिन लोगों को सांस की दूसरी बीमारियां हैं, जैसे अभी डॉक्टर अनुराग ने भी कहा, दमे की शिकायत हो या सीओपीडी हो, ब्रोंकाइटिस हो या टीबी हो या फेफड़े कमजोर हो क्योंकि पहले उनको बार बार इन्फेक्शन हुआ है, उन लोगों में जब सांस की कोई भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है, चाहे अपर रेस्पिरेटरी हो या लोअर रेस्पिरेटरी हो, तो जो अंडरलाइंग सांस की तकलीफ है, जो बीमारी है, वो भी कुछ हद तक बढ़ सकती है, क्योंकि फेफड़े ऑलरेडी कुछ हद तक कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। तो सांस की नाली में सोजिश आ सकती है, जिससे सांस में तकलीफ हो सकती है, दमे की तकलीफ बढ़ सकती है और ब्रोंकाइटिस भी बढ़ सकता है, निमोनिया के चांसेस भी ज्यादा हो सकते हैं। तो इन लोगों को ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है प्रिवेंशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर उनको वैक्सीन ड्यू है तो वैक्सीन जरूर लगाएं और अपने पूरा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर निभाएं। अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें। हो सकता है कि आपको कुछ दवाइयां बढ़ानी पड़े, जो आपके इनहेलर्स हैं या सांस की दवाई बढ़ाने की जरूरत पड़ सकती है। और जो अगर आप टीबी की दवाई ले रहे हैं तो वो दवाई ना छोड़ें, वो दवाई आप रेगुलरली चलने दें। साथ में अगर कुछ और लक्षण हैं कोविड के तो उसकी दवाई आप उसके साथ साथ ले सकते हैं। जी डॉक्टर अग्रवाल, ये कहा जा रहा है कि जब ये एक प्रेवेलेंट वायरस हो गया है, ओमिक्रॉन और डेल्टा को रिप्लेस कर रहा है और चूंकि ये कमज़ोर है, तो कहा जा रहा है कि इसके वाइड स्प्रेड होने में कोई दिक्कत नहीं है और इट विल एक्ट एज ए डॉक्टर्स वायरस।
कि एक कम क्षमता वाला वायरस सब लोगों में आ जाएगा और सभी को अगर वो इन्फेक्ट कर देता है तो इसमें परेशानी नहीं होनी चाहिए। इस थ्योरी को कैसे समझना चाहिए? सबसे पहले तो ये कहना चाहिए ये थ्योरी गलत है। अगर आप यूके और यूएस का इस वक्त डेटा देखें, आपको नजर आएगा कि हॉस्पिटलाइजेशन पिछले पीक से ऊपर पहुंच चुके हैं कई जगहों पे। लोग कहते हैं लोग मर नहीं रहे। साउथ अफ्रीका में जब से ओमिक्रॉन 100% हो चुका है, मौतें डेल्टा के टाइम पे 15 से लेके 125 पर डे पे पहुंच चुकी थी। ये कम मारता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये वैक्सीन की तरह सेफ है। जब हम वैक्सीन से साइड इफेक्ट मोर्टेलिटी की बात करते हैं तो हम 1 in million की बात करते हैं। इसमें हम 1 in 10,000, 1 in 1,000 की बातें कर रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन कोमोबिलिटीज। इसको नेचर की वैक्सीन कहना गलत है मेरे अकॉर्डिंग। और सावधानी ना बरतना, सोचना कि हमें हो जाएगा तो जिंदगी भर की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, वो भी गलत है। वेरिएंट बदलते रहेंगे, ये चीज की हो जाने दो, कुछ नहीं होगा, हम बहुत बार सुन चुके हैं और ये मैसेजिंग नहीं होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। और इसमें एक आखिरी चीज जो मैं बोलूंगा, जैसा कि मैंने पहले कहा था, जितने लोग इन्फेक्ट होंगे उतने म्यूटेशंस होंगे, उतने वेरिएंट्स बढ़ेंगे, उतना ये लंबा चलता जाएगा। जो चीजें डॉक्टर गुलेरिया, डॉक्टर त्रिहान ने कही, अपने आप को इन्फेक्ट ना होने देना काफी हद तक हमारे हाथों में है। वैक्सीनेशन, मास्किंग, खुली हवा, एक सस्ता और टिकाऊ चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है खुली हवा। उस चीजों से हम इन्फेक्शन कम करें। याद रखें कि ये अपने आप में सोल्यूशन नहीं है, ये प्रॉब्लम है जी। और अगर कोई बेनिफिट हुआ तो वो आकस्मिक है, नॉट कि ये हमारा प्लान है। जी बिल्कुल। और कार्यक्रम के बिल्कुल अंत में पहुंच चुके हैं। डॉक्टर गुलेरिया, आपका संदेश लेना चाहेंगे और ख़ास तौर पर विशेष संदर्भ में बच्चों के, क्योंकि इस तरह से बच्चों से रिलेटेड बहुत सारे सवाल आए हैं कि क्या उनमें लक्षण लोग होंगे, उनसे उनका बचाव किस तरह से किया जाए, तो आपका संदेश क्या होगा ऐसे बच्चों के लिए और आम लोगों के लिए? मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि अभी हम इस पैंडेमिक से बाहर नहीं आए हैं और हम एक नया वेव देख रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। एक नया वेरिएंट है जो बहुत जल्दी से फैल रहा है। इसमें बच्चों को भी और एडल्ट्स को भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर निभाना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को अगर है तो बाहर ना जाएं जहाँ पे भीड़ हो, क्योंकि कई बच्चों में अभी वैक्सीनेशन नहीं है, इसलिए हमें उनका ज़्यादा ध्यान रखना है। और मैं यही कहूँगा कि अगर हमने इस पैंडेमिक से बाहर आना है और इस वेरिएंट से बाहर आना है तो अपना मास्क टाइटली लगाना बहुत ज़रूरी है, 2 गज की दूरी रखना ज़रूरी है, हाथ धोना ज़रूरी है। और जिन लोगों को वैक्सीन ड्यू है वो अपने आगे आके वैक्सीन अपनी ज़रूर लगाए, क्योंकि वो उनको सीवियर इन्फेक्शन से बचा के रखेगा। चलिए, हमारे पास समय बिल्कुल समाप्त हो गया है। आप तीनों डॉक्टर्स का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, शुक्रिया आपका। डॉक्टर नरेश त्रिहान, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त निकाला, हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अनुराग अग्रवाल, आपका भी शुक्रिया। तो निश्चित तौर पर इस महामारी से लड़ने के लिए हम सबको सजग होना है, सावधान होना है और बिल्कुल भी गाफिल नहीं होना है। जो वैक्सीनेशन की ड्राइव चल रही है उसमें अपना योगदान देना है और निश्चित तौर पर हर तरह से सजग और सावधान होकर इस बीमारी को दूर भगाना है। अगर हम सजग रहेंगे, सावधान रहेंगे तो हमारी विजय सुनिश्चित है। तो आज के इस कार्यक्रम में टोटल हेल्थ में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।